हेलो दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी के ऑनर हैं, डायरेक्टर हैं या फाउंडर हैं या किसी भी तरीके के बिजनेस को रन कर रहे हैं और आपके यहां पे 20 से ज्यादा लोगों का स्टाफ है, तो दोस्तों ये वीडियो आप ही के लिए है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये वीडियो आप ही के लिए है क्योंकि मैं बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर आपको लेबर डिपार्टमेंट एंड इससे संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। दोस्तों कई बार हमको जानकारी न होने की वजह से या आधी अधूरी जानकारी होने की वजह से हमको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, फाइनेंशियल लॉसेस झेलने पड़ते हैं और दोस्तों कई बार तो हमको पेनल्टीज भी पे करनी पड़ती है। क्योंकि दोस्तों अगर हमको जानकारी नहीं है या कोई आधी अधूरी जानकारी है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हैं। तो दोस्तों हम नहीं चाहते कि आपको इस तरीके की लेबर डिपार्टमेंट या उससे संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशन से संबंधित किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इसमें दी गई जानकारी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लगे और आपको यह बहुत ही उपयोगी लगे तो मेरे इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों इससे पुराने वीडियोस के अंदर हम पूरा डिटेल में बात कर चुके हैं इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट के बारे में। इसके अलावा दोस्तों एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बारे में भी हम पूरा विस्तार से समझ चुके हैं कि एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग या उस रूल के अकॉर्डिंग हमें कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कौन कौन से कंप्लायंसेस हैं जिनको हमको फॉलो करना होता है एज एन ऑर्गेनाइजेशन। आज इसके अलावा दोस्तों जो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात कर रहे हैं बोनस पेमेंट एक्ट के बारे में। तो बोनस पेमेंट एक्ट से रिलेटेड भी मैं पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3 के बारे में आपको विस्तार से बता चुका हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हम जो बात करने वाले हैं बोनस पेमेंट एक्ट 1965 के पॉइंट नंबर 4 के बारे में बात करने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि आखिर इस पॉइंट नंबर 4 के अकॉर्डिंग हमें कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है एज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों समझते हैं कि ये पॉइंट नंबर 4 बोनस पेमेंट एक्ट का हमसे क्या कहता है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे पहले तो यही बता देता हूं कि जब लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करने आते हैं तो वो कौन कौन से एक्ट हैं जिसके बारे में वो आपसे पूछताछ करते हैं, आपसे इंक्वायरी करते हैं। तो नंबर 1 पर जिस एक्ट के बारे में वो आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं उस एक्ट का नाम है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। नंबर 2 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं वो है एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। नंबर 3 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं वो एक्ट है बोनस पेमेंट एक्ट। नंबर 4 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर्स आपके ऑफिस का, आपके बिजनेस प्रीमाइसेस का इंस्पेक्शन करते हैं वो है मिनिमम वेजेस एक्ट। नंबर 5 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स आपके ऑफिस का, आपके बिजनेस का इंस्पेक्शन करेंगे वो है आपका मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। एंड नंबर 6 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करेंगे वो एक्ट है चाइल्ड एंड एडोलिसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट।
दोस्तों इससे पुराने वीडियोस के अंदर मैं आपको पूरा डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट 4 डिफरेंट वीडियोस के जरिए मैं आपको इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी दे चुका हूं। इसके अलावा दोस्तों हम एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बारे में भी पूरा विस्तार से समझ चुके हैं। दोस्तों आपको यहां पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा मन में कि यहां पे मैं एमपी मध्य प्रदेश के बारे में क्यों बातें कर रहा हूं। दोस्तों ऑब्वियसली बात है, क्योंकि वीडियो में ये मध्य प्रदेश स्टेट से बना रहा हूं तो इसीलिए मैंने यहां पर एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लिखा है। दोस्तों हो सकता है कि आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करेंगे उस स्टेट के अकॉर्डिंग ही ये एक्ट हो जाएगा। हो सकता है कि दोस्तों आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये राजस्थान शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो जाएगा। हो सकता है दोस्तों कि आप पंजाब से बिलोंग करते हैं तो ये पंजाब शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बोनस पेमेंट एक्ट के भी मैं पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 के बारे में आपको डिटेल में विस्तार से पूरी जानकारी दे चुका हूं कि कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम फॉलो करते हैं। या इसके बाद में हम जो फ्यूचर वीडियोस आएंगे हम वहां पर मिनिमम वेजेस एक्ट के बारे में भी पूरा डिटेल में समझेंगे। फ्यूचर वीडियोस में हम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के बारे में भी समझेंगे कि आखिर इस मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अकॉर्डिंग हमें कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना है। और लास्ट में हम ये भी समझेंगे कि जो चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर एक्ट है वो हमसे क्या कहता है, ये किस चीजों पर प्रतिबंध है कि जो एडोलेसेंट हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं तो उनको हमें क्या करवाना है या क्या नहीं करवाना है। तो ये पूरा का पूरा हम डिटेल में विस्तार से समझेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जब कभी लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करने आते हैं तो वो कुछ इस तरीके का एक फॉर्म आपको देकर के जाते हैं। तो पहले हम यही समझ लेते हैं कि इस फॉर्म के अंदर क्या है कौन सी जानकारी इस फॉर्म के अंदर दी गई है। दोस्तों जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहां पे कि सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है निरीक्षक का नाम, यानी कि वो पर्टिकुलर इंस्पेक्टर साहब जो आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन कर रहे हैं सबसे पहले उनका नाम यहां पर लिखा जाएगा। किस डेट में वो इंस्पेक्शन किया जा रहा है वो डेट लिखी जाएगी सॉरी फ्रेंड्स। इसके बाद में यहां पर टाइम लिखा जाएगा, किस टाइम पर इंस्पेक्शन किया जा रहा है और जिस प्लेस पर वो इंस्पेक्शन किया जा रहा है वो प्लेस भी यहां पर लिखा जाएगा। जैसे कि दोस्तों ये वीडियो मैं भोपाल शहर से बना रहा हूं तो अगर ये इंस्पेक्शन भोपाल में हो रहा है तो ये यहां पर भोपाल लिख करके जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो 6 डिफरेंट एक्ट है इसके अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं। तो 6 अलग अलग फॉर्म में पूरी जानकारी पूरा इंस्पेक्शन करने के बाद में वो आपको अलग अलग 6 फॉर्म देकर के जाएंगे। जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है बोनस पेमेंट एक्ट 1965। तो चूंकि ये सारी की सारी जो जानकारी है ये बोनस पेमेंट एक्ट से रिलेटेड ही है, इसीलिए ये पूरा फॉर्म आपके बोनस पेमेंट एक्ट से रिलेटेड है। इसके बाद में दोस्तों यहां पे जिस कंपनी में जो भी आपकी कंपनी का नाम है, जिस नाम से आप बिजनेस को रन कर रहे हैं वो नाम होगा और इसके अलावा वहां पर एड्रेस होगा। आपकी कंपनी की ईमेल आईडी और आपकी कंपनी का मोबाइल नंबर भी यहां पर लिखा जाएगा। दोस्तों जैसा कि हमको मालूम है कि जब हम किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमें रजिस्ट्रेशन कराना होता है तो वो एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। तो दोस्तों यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा जाएगा और जिस तरीके के बिजनेस को आप रन कर रहे हैं वो लिखा जाएगा नेचर ऑफ बिजनेस। हो सकता है कि आप किसी रेस्टोरेंट को रन कर रहे हैं, किसी अम्यूजमेंट पार्क को रन कर रहे हैं या कोई वाटर पार्क हो सकता है या कोई आपका होटल हो सकता है। तो जो भी नेचर ऑफ बिजनेस है, जिस तरीके के बिजनेस को आप रन कर रहे हैं वो यहां पर लिखा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि सपोज कीजिए कोई आप होटल रन कर रहे हैं तो यहां पर वो होटल लिख करके जाएंगे। इसके अलावा आपकी कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके जो ऑनर हैं उनका नाम पूरा एड्रेस के साथ में यहां पे लिखा जाएगा। आपकी कंपनी के अंदर टोटल स्टाफ कितने लोगों का काम कर रहा है, वो स्टाफ अलग अलग मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं उनका अलग अलग नंबर लिखा जाएगा। सपोज कीजिए कि यहां पर आपके जो मेल वर्कर हैं वो 40 काम कर रहे हैं और फीमेल वर्कर जो है वो भी 40 काम कर रहे हैं, तो टोटल मिलाकर के हो जाता है 80। तो ये 80 यहां पर लिख करके जाएंगे। तो दोस्तों ऐसा हो सकता है कि जब कभी लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करने के लिए आए तो जो ऑनर हैं, डायरेक्टर हैं वो अवेलेबल ना हो, तो क्या लगता है क्या उनकी एब्सेंस में क्या ये इंस्पेक्शन नहीं करेंगे लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी लोग? जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। वो तो अपना काम करेंगे ही करेंगे। वो हो सकता है कि लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी वो इंस्पेक्शन उन पर्टिकुलर जो ऑनर हैं उनकी प्रेजेंस में ना करें, उनकी एब्सेंस में करें, बट किसी अदर इंपॉर्टेंट पर्सन की प्रेजेंस में वो इंस्पेक्शन करेंगे। तो वो जो भी इंपॉर्टेंट पर्सन है जिनकी प्रेजेंस में इंस्पेक्शन किया जा रहा है उनका नाम यहां पर लिखा जाएगा। वो ऑर्गेनाइजेशन में किस पोस्ट पर है उनकी पोस्ट भी लिखी जाएगी। उनकी प्रेजेंस में ये पूरा का पूरा प्रॉपर इंस्पेक्शन किया गया। अब दोस्तों ये पूरा का पूरा जो फॉर्म है ये बोनस पेमेंट से रिलेटेड है। तो देखिए यहां पे दोस्तों लिखा हुआ है संस्थान में वित्तीय वर्ष
23-24। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना बहुत जरूरी है कि वित्तीय वर्ष का मतलब क्या होता है। इसको हम इंग्लिश में फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं और फाइनेंशियल ईयर की जो स्टार्टिंग होती है दोस्तों वो 1 अप्रैल से लेकर के वो 31 मार्च तक होती है। तो जैसा यहां पे 23-24 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक का ये डिटेल यहां पर लिखा गया है का बोनस भुगतान, यानी कि इस पर्टिकुलर ईयर का जो बोनस पेमेंट है और वो कब तक करना है, 30 नवंबर तक करना है। तो दोस्तों ये भी मैं आपको बता चुका हूं, मैंने अपने पुराने वीडियोस के अंदर पूरा डिटेल में आपको समझाया है कि रूल के अकॉर्डिंग, एक्ट के अकॉर्डिंग इसके लिए भी आपके पास में जो फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग होती है उसके बाद में आपके पास में 8 मंथ्स का टाइम होता है, यानी कि 30 नवंबर तक का टाइम होता है बोनस पेमेंट को करने का। जैसे अभी 23-24 का यहां पे बात कर रहे हैं तो ये यहां पे जो 30 नवंबर है, ये 30 नवंबर 2024 तक की डेट है कि आपको इस टाइम पीरियड के अंदर इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का बोनस पेमेंट करना है। कि अब यहां पे जो भी बोनस पेमेंट किया गया और या नहीं किया गया, बोनस भुगतान की जानकारी, तो ये पूरी की पूरी डिटेल आपसे वो जानकारी लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहां पे क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले कि आपके बोनस भुगतान का वित्तीय वर्ष, यानी कि किस पर्टिकुलर ईयर का वो सर्वे कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं, तो हम यहीं पे लिख लेते हैं कि ये 2023 और 2024 के बारे में वो डिटेल जानकारी ले रहे हैं। तो हम 23-24 की ही बातें कर लेते हैं। बोनस भुगतान का दिनांक, किस तारीख में आपने बोनस पेमेंट की अपने एम्प्लॉइज को, तो वो आपकी 30 नवंबर से पहले ही करनी है। सपोज करो एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं कि आपने वो बोनस पेमेंट की है वो 15 नवंबर एंड 24 को किया है, तो हम ऐसा डेट मान लेते हैं। तो ये पेमेंट आप 15 नवंबर को भी कर सकते हैं, आप 31 अक्टूबर तक भी कर सकते हैं, आप चाहें तो 15 अप्रैल 2024 को भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। बट विद इन 8 मंथ्स ये आपको करना जरूरी है। आपने जो टोटल बोनस पेमेंट किया वो कितने परसेंट किया, जैसे कि आपको मालूम है कि मिनिमम बोनस पेमेंट जो होती है वो 8.33% होती है और मैक्सिमम की जो लिमिट होती है वो 20% की होती है। तो इसमें सपोज कीजिए कि हम मान लेते हैं कि आपने कितना पेमेंट किया, आपने 10% बोनस पेमेंट किया, तो हमने ये लिख दिया यहाँ पे 10%। इसके बाद में बोनस भुगतान की कुल राशि, एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपकी कंपनी ने टोटल कितना बोनस पेमेंट किया। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि आपकी कंपनी ने 1 CR 1 करोड़ का बोनस पेमेंट किया, बस सिर्फ फिगर है ऐसे ही समझने के लिए, ठीक है। तो ऐसे करके यहां पे डिटेल आ जाएगी। उसके बाद में बोनस भुगतान से लाभान्वित श्रमिक संख्या, अब कितने एम्प्लॉइज हैं जिनको इस बोनस पेमेंट का बेनिफिट मिला। अब एग्जांपल के लिए देखिए दोस्तों, यहां पे टोटल एम्प्लॉइज आपने बताया कि 80 एम्प्लॉइज हैं। मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि आपने 79 को यह बोनस पेमेंट दिया और किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के साथ में कुछ डिस्प्यूट था जिसको कि पेमेंट नहीं किया गया, तो हमने लिख लिया कि बोनस भुगतान हेतु शेष रहे श्रमिक, तो वो हो जाते हैं यहां पे 1। अगर आपने 80 को पेमेंट किया तो यहां 80 आ जाएगा और नीचे में फिर वो 0 आ जाएगा, इस तरीके से वो रहेगा। अब दोस्तों ये जो बोनस पेमेंट एक्ट है इससे रिलेटेड आपके 6 पॉइंट हैं, 1, 2, 3 से लेकर 6 तक। अब चूंकि बहुत सारे पॉइंट हैं तो दोस्तों इन सारे के सारे पॉइंट को, सारे के सारे रूल्स को एक सिंगल वीडियो में कवर कर पाना तो पॉसिबल नहीं था। तो दोस्तों इसीलिए आपके बेनिफिट के लिए मैंने इसके 6 अलग अलग वीडियोस बनाए हैं। और दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सारे के सारे वीडियोस को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी दोस्तों आपको ये समझ में आ पाएगा कि इसके अंदर कौन सी जरूरी जानकारी है जो एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपको फॉलो करनी है। और दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जो बातें करने वाले हैं, हम इसी बोनस पेमेंट एक्ट के 4 पॉइंट के बारे में, यानी कि पॉइंट नंबर 4 के बारे में पूरा विस्तार से समझने वाले हैं, डिटेल में बात करने वाले हैं। आगे देखेंगे कि इस पॉइंट नंबर 4 के अंदर क्या क्या चीजें हैं। दोस्तों ये पूरा सर्वे करने के बाद में अभी जो ब्लैंक्स यहां पर आपको दिख रहे हैं, पॉइंट जो लिख रहे हैं, इनमें कहीं पर लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी यस लिख देते हैं, कहीं पर वो नो लिख देते हैं, कहीं पर यस लिख देते हैं, कहीं पर नो लिख देते हैं। अब आपको लग रहा होगा दोस्तों कि कहां पे यस लिखते हैं, कहां पे नो लिखते हैं। तो दोस्तों जिस रूल को आपकी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही है उसके बारे में वो यस लिख देंगे, और हो सकता है कि कोई ना कोई रूल ऐसा हो जिसको आपकी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो नहीं कर पा रही हो, जानकारी के अभाव की वजह से या नोइंगली अननोइंगली जैसे भी है, तो उसकी जगह पर वो नो लिख देंगे। तो दोस्तों आपको एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऐसा लग रहा होगा कि यार हम तो सारी के सारे रूल्स को फॉलो करते हैं, तो फिर यहां पे नो क्यों लिखा। दोस्तों मैं इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूं सिर्फ समझने के लिए। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम ही है कि जब हम किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमें अपने बिजनेस को रजिस्टर कराना होता है। तो हमने लेबर डिपार्टमेंट में जाकर के अपने बिजनेस को रजिस्टर कराया, हमें एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी मिली, हमने वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी ला करके अपने ऑफिस की फाइल में जमा कर दी, हमने उसमें लगा दी।
तो क्या लगता है दोस्तों कि क्या हमने सारा रूल फॉलो कर लिया? जी नहीं दोस्तों, यहां पे इससे रिलेटेड एक और एडिशनल रूल है कि उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की एक कॉपी आपको अपने बिजनेस प्रीमाइसेस के अंदर एक प्रोमिनेंट प्लेस पर भी लगा करके रखनी है। वो आप किसी दीवार पे लगा सकते हैं, किसी पिलर पे लगा सकते हैं, या किसी नोटिस बोर्ड पे लगा सकते हैं। कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट प्लेस, एक विजिबल प्लेस पर आपको लगा के रखनी है। अब दोस्तों, चूंकि आपको तो जानकारी थी नहीं, आपने वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी लगाई नहीं, और जब आपने वो कॉपी नहीं लगाई तो यही आपसे एक रूल का वायलेशन हो गया। और दोस्तों, जब कभी लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करने आते हैं और उनको किसी विजिबल प्लेस पे वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी नहीं मिलती है, तो क्या होता है कि वो आपसे जो रूल का वायलेशन हुआ उससे संबंधित वो आपसे क्लैरिफिकेशन मांगते हैं। तो क्लैरिफिकेशन के लिए वो कुछ आपको टाइम देंगे। हो सकता है कि वो 7 डेज का टाइम दें, 10 डेज का टाइम दें, 5 डेज का टाइम दें। तो इन पर्टिकुलर डेज के अंदर लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिस में आकर के प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ में आपको वो क्लैरिफिकेशन सबमिट करना होता है। ये पूरा इंस्पेक्शन करने के बाद में, सारा फॉर्म फिल करने के बाद में, जिस पर्टिकुलर इंस्पेक्टर साहब ने प्रॉपर इंस्पेक्शन किया है उनके सिग्नेचर यहां पर होंगे। आपकी कंपनी की एक सील भी लगवाई जाएगी, मोहर लगवाई जाएगी, और जिन पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पर्सन की प्रेजेंस में ये पूरा का पूरा इंस्पेक्शन किया गया उनके सिग्नेचर भी दोस्तों यहां पर लिए जाएंगे। और पूरा का पूरा फॉर्म कंप्लीट करने के बाद में, इसको फिल करने के बाद में, इसकी एक कॉपी आपकी ऑर्गेनाइजेशन को दी जाएगी, आपके एस्टेब्लिशमेंट को दी जाएगी, और एक कॉपी वो अपने पास रखेंगे। अब दोस्तों आगे समझते हैं कि ये पॉइंट नंबर 4 हमसे क्या कहता है। तो हम जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों, वो बोनस पेमेंट एक्ट 1965 के पॉइंट नंबर 4 के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? धारा 26 नियम 4C। तो यहां पे कौन सी सेक्शन लग रही है? सेक्शन 26, और उसका रूल है 4C के अनुसार कर्मचारी श्रमिक के बोनस भुगतान की आपको प्रपत्र सी के अंदर पूरा रजिस्टर मेंटेन करना है कि इस पर्टिकुलर धारा 26 नियम 4C के अकॉर्डिंग आपको जिन एम्प्लॉइज को आपने बोनस पेमेंट किया है उसका आपको रजिस्टर मेंटेन करना है, और वो भी फॉर्म सी के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। दोस्तों इसी वीडियो में मैं आपको फॉर्म सी भी दिखाऊंगा, और उस फॉर्म सी की आप एक स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। अभी हम आगे बातें करेंगे। तो रजिस्टर ऑफ बोनस पेमेंट, यानी कि जो बोनस पेमेंट आप कर रहे हैं आपको इसका एक रजिस्टर मेंटेन करना है। जितने भी एम्प्लॉइज को आप बोनस पेमेंट कर रहे हैं, एम्प्लॉइज और वर्कर्स, इन फॉर्म सी, और ये भी किसके अंदर? फॉर्म सी के अंदर। और किस एक्ट के अकॉर्डिंग? सेक्शन 26 रूल 4C के अकॉर्डिंग ये आपको मेंटेन करना जरूरी है एज एन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है दोस्तों? रजिस्टर ऑफ बोनस पेमेंट टू एम्प्लॉय वर्कर्स इन फॉर्म सी। तो फॉर्म सी के अंदर इसको मेंटेन करना है। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 26 4C के अकॉर्डिंग ऑफ द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। तो जो हमारा बोनस एक्ट है इसके पेमेंट के अकॉर्डिंग ये आपको सेक्शन 26 और रूल 4C के अकॉर्डिंग ये आपको मेंटेन करना है। इज अ डॉक्यूमेंट। तो ये है क्या दोस्तों? ये एक पर्टिकुलर टाइप का डॉक्यूमेंट है मेंटेन्ड बाय एन एम्प्लॉयर। और इसको कौन मेंटेन कर रहा है? इसको मेंटेन कर रहे हैं कंपनी, एम्प्लॉयर मेंटेन कर रहे हैं टू रिकॉर्ड डिटेल्स। अब इसके अंदर क्या करना है? आपको कौन सी डिटेल्स हैं जिनको रिकॉर्ड करके रखना है, जिसको उसके अंदर पूरा मेंटेन करना है? इंफॉर्मेशन अबाउट, किसके बारे में इंफॉर्मेशन रखी जाएगी इस रजिस्टर के अंदर? अबाउट द बोनस पेड, कि जो बोनस आपने पे किया है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, आपने अपने अलग अलग जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको कितना कितना बोनस पे किया है, ये सारा रिकॉर्ड इस रजिस्टर के अंदर आपको मेंटेन करना है। और वो भी आपको फॉर्म सी के अकॉर्डिंग ही मेंटेन करना है, जो फॉर्मेट फॉर्म सी में दिया गया बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों। टू ईच एम्प्लॉय, हर एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रखना है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो वो किसका होगा? वो रजिस्टर होगा पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का। दोस्तों स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं किस फाइनेंशियल ईयर की हम बात कर रहे हैं। एग्जांपल के लिए हमने 23-24 की बात कर रहे हैं। इंक्लूडिंग टोटल बोनस पेएबल, तो इसके अंदर यह भी लिखा जाएगा कि आपको टोटल कितना बोनस पेएबल है, यानी कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपको अपने सारे एम्प्लॉइज को कितना बोनस पे करना है। एनी डिडक्शंस, और अगर किसी तरीके का आप कोई डिडक्शन कर रहे हैं तो वो भी यहां पर उसके अंदर लिखना है मेड, कि अगर कोई डिडक्शन किया है। एंड फाइनल अमाउंट, और इसके बाद में जब आपने कोई डिडक्शन किया, अभी डिडक्शन की भी डिटेल में आपको बताऊंगा कि किस किस तरीके के डिडक्शंस की हम बात कर रहे हैं। और डिडक्शन करने के बाद में जो फाइनल अमाउंट बनती है, यानी कि आपको एग्जांपल के लिए मैं समझाता हूं कि सपोज कि आपका टोटल जो पेबल था बोनस वो था 1000 का, लेकिन आपने 100 रुपीज का डिडक्शन किया। तो 100 रुपीज का डिडक्शन करने के बाद में अब जो फाइनल अमाउंट आपने पे किया वो 900 है। तो इस तरीके से करके कि ये अलग अलग आपको सारे रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। एक्चुअली डिसबर्स, यानी कि जो फाइनल अमाउंट आपने एक्चुअल में पे किया वो चीज हो गई। टू ईच वर्कर, हर एक वर्कर का अलग अलग डिटेल यहां मेंटेन करना है।
एसेंशियली एक्टिंग एज अ रिकॉर्ड। तो ये एक रिकॉर्ड की तरह काम कर रहा है टू इंश्योर, जिससे कि आप क्या कर सकें, कंप्लायंस को इंश्योर कर पाए कि जो हमारा बोनस पेमेंट एक्ट का कंप्लायंस है जो हमें एम्प्लॉय को देना है, तो उसको आप मेंटेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं विद द एक्ट प्रोविजंस रिगार्डिंग द बोनस कैलकुलेशन एंड पेमेंट, कि जो बोनस का कैलकुलेशन है वो क्या कहता है और आप एक्चुअल में पे कर रहे हैं वो क्या कहता है। ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड इस रजिस्टर के अंदर फॉर्म सी के अकॉर्डिंग हमको बताता है। आगे समझते हैं दोस्तों। अब इस फॉर्म सी के की एलिमेंट्स क्या हैं, हम पहले फॉर्म सी के की एलिमेंट्स समझ लेते हैं दोस्तों। एम्प्लॉय डिटेल्स, इसके अंदर क्या क्या चीजें रहेंगी। सबसे पहले एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स इसके अंदर रखी जाएंगी, जैसे एम्प्लॉय का नेम क्या है, एम्प्लॉय की जो आईडी होती है, किसी भी कंपनी के अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक एम्प्लॉय को एक एम्प्लॉय आईडी भी जनरेट की जाती है, तो वो एम्प्लॉय आईडी भी यहां पर आपको लिखनी है। उसकी कंपनी के अंदर डिजिग्नेशन क्या है, वो कोई मैनेजर है या किसी अदर पोस्ट पर, जो भी पोस्ट है वो उनको लिखनी है, डिजिग्नेशन लिखनी है। वो किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, हो सकता है सेल्स डिपार्टमेंट हो सकता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो सकता है कोई और अदर डिपार्टमेंट हो, तो वो डिपार्टमेंट भी यहां पे लिखना है। ये सारी डिटेल एम्प्लॉय के बारे में आपको लिखनी है, मतलब उसके अंदर रिकॉर्ड मेंटेन करना है रजिस्टर में। इसके बाद में सैलरी इंफॉर्मेशन भी यहां पे रखनी है, टोटल सैलरी अर्न्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, यानी कि उस पर्टिकुलर यानी कि हर एक एम्प्लॉय का अलग अलग सैलरी का रिकॉर्ड रहेगा कि पूरे साल भर में उनकी उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की कितनी सैलरी बनी। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है कि जो बोनस का कैलकुलेशन होता है वो सैलरी पर बेस्ड होता है, कि सैलरी के परसेंटेज के हिसाब से उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो पहले हमें ये पूरा रिकॉर्ड रखना है कि उसकी सैलरी कितनी थी, 10,000 थी। अब 10,000 से सैलरी में से हमें 10% बोनस पेमेंट करना है, तो उसका बोनस पेमेंट निकल करके आता है 1,000। तो इस वजह से ये भी रिकॉर्ड मेंटेन करना है। बोनस कैलकुलेशन, ग्रॉस बोनस अमाउंट कैलकुलेटेड, कि जो आपका ग्रॉस बोनस अमाउंट जो आपने कैलकुलेट किया बेस्ड ऑन द कंपनीज प्रॉफिट। अब ये इससे पुराने वाले वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं कि जो बोनस का पेमेंट होता है उसकी जो कैलकुलेशन होती है वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट पर बेस्ड होती है, कि ऑर्गेनाइजेशन का उस फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट कितना हुआ उस पर बेस्ड होगी। तो उसी के अकॉर्डिंग यहां पर आपको इसको मेंटेन करना है, इसको लिखना है। एनी डिडक्शंस मेड, अब किसी भी तरीके के कोई डिडक्शंस किए गए हैं तो वो डिडक्शंस कैसे हो सकते हैं, कोई टैक्स के फॉर्म में हो सकता है, या आपके किसी एम्प्लॉय ने कोई एडवांस पेमेंट लिया हुआ है, एडवांस रिसीव्ड, तो उसको आप डिड्यूस करेंगे, उसको डिडक्ट करेंगे, तब जाकर के आपका फाइनल अमाउंट निकल करके आएगा। तो टैक्सेस और एडवांस रिसीव्ड को आपको डिडक्शन करने के बाद में फाइनल अमाउंट बताना है। इसके बाद में दोस्तों नेट बोनस पेएबल। अब ऑब्वियसली बात है कि आपने कितना बोनस कैलकुलेट किया, वो मान लेते हैं 1,000 था, आपने डिडक्शंस किए 100 रुपीज के, तो अब आपका जो फाइनल बोनस पेएबल है वो कितना निकल करके आया, तो फाइनल अमाउंट ऑफ बोनस ड्यू टू द एम्प्लॉय आफ्टर डिडक्शन, के एम्प्लॉय को देने के लिए कितना फाइनल अमाउंट बचता है डिडक्शंस करने के बाद में। पेमेंट डिटेल्स भी आपको रिकॉर्ड में रखनी है कि इस फाइनेंशियल ईयर का बोनस का पेमेंट आपने किस तारीख को किया, कितना अमाउंट किया। सो डेट ऑफ बोनस पेमेंट, कि किस डेट में किया और अमाउंट पेड, तो ये डिटेल भी आपको अलग अलग दोस्तों रखनी है इस रजिस्टर के अंदर फॉर्म सी के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्म सी, अब यहां पे इस फॉर्म सी की कुछ तो इंपॉर्टेंस होगी। तो ये फॉर्म सी हमारे को क्या इंपॉर्टेंस देता है, इसकी खुद की इंपॉर्टेंस क्या है। सो कंप्लायंस विद द एक्ट, क्योंकि ये फॉर्म सी हमें उस फॉर्म जो हमारा बोनस पेमेंट एक्ट है उसके अकॉर्डिंग कंप्लायंस दिला रहा है। मेंटेनिंग दिस रजिस्टर, यानी कि जब हम इस रजिस्टर को मेंटेन करते हैं इज मैंडेटरी, तो दोस्तों ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है एम्प्लॉयर के लिए कि ये आपको मेंटेन करना ही करना है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस बोनस पेमेंट रजिस्टर फॉर्म सी के अकॉर्डिंग मेंटेन नहीं करती है तो दोस्तों यही रूल का वायलेशन होता है। तो अंडर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, तो कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग, बोनस पेमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग हमें इसको मेंटेन करना है टू इंश्योर करने के लिए प्रॉपर रिकॉर्ड। तो सबसे पहले तो हम प्रॉपर रिकॉर्ड रख रहे हैं एंड फैसिलिटेट वेरिफिकेशन, और साथ में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि हम उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं किसको, लेबर अथॉरिटीज को, कि लेबर अथॉरिटीज को हमने एक फैसिलिटेट कर दिया कि आप इस सारी डिटेल को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, जिससे कि उसके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड को चेक करना कि आपने एम्प्लॉय की सारी डिटेल डाल दी, बोनस से रिलेटेड सारी डिटेल डाल दी, कब पे किया, कैलकुलेशंस कितनी है, उसका डिडक्शंस क्या है, उसकी सैलरी कितनी है, सब रिकॉर्ड रखा हुआ है। तो एक सिंगल क्लिक के अंदर जो अधिकारी हैं उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं।
अब इस रजिस्टर से ये भी अपने को हेल्प करता है, ये जो फॉर्म सी के अकॉर्डिंग आपने रजिस्टर मेंटेन करके रखा हुआ है, ये हमें ये भी हेल्प करता है दोस्तों कि अगर किसी तरीके का डिस्प्यूट होता है तो उसका रिजोल्यूशन भी इस रजिस्टर के अकॉर्डिंग हो सकता है इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट। जैसा कि इससे पुराने वीडियो के अंदर भी आपको बताया था कि अगर किसी तरीके का डिस्प्यूट होता है तो उस समय पर बोनस पेमेंट की कंडीशंस क्या कहती हैं। तो मैंने आपको दोस्तों बताया था कि अगर किसी तरीके के किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के साथ में कोई डिस्प्यूट है तो जब आपके उस डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन हो जाता है तो उसके 1 महीने के अंदर आपको बोनस पेमेंट करनी होती है। तो यहां पे अगर किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट है रिगार्डिंग बोनस पेमेंट, कि बोनस पेमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी डिस्प्यूट है तो फॉर्म सी क्या कर रहा है, सर्व्स एज अ क्रूशियल एविडेंस। तो ये फॉर्म सी यानी कि ये पर्टिकुलर रजिस्टर आपके लिए एक एविडेंस का काम कर रहा है, सबूत का काम कर रहा है टू सपोर्ट द एम्प्लॉयर्स कैलकुलेशन, जिससे कि आपकी एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपकी कैलकुलेशन आपको सपोर्ट कर रही है कि भैया हमने कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी कैलकुलेशन को सही किया है, यानी कि जो हम इनको बोनस पे कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को तो वो सब कुछ सही है। तो ये आपको हेल्प कर रहा है इस रिकॉर्ड को रखने पर। एंड पेमेंट्स मेड टू द एम्प्लॉइज, और साथ में चूंकि उसके अंदर सारे रिकॉर्ड रखे हुए हैं कि आपने उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को कितना पेमेंट किया उस फाइनेंशियल ईयर के बोनस के रूप में, तो वो सारे रिकॉर्ड आपके मैच कर रहे हैं। ये आपको एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी भी शो करता है, प्रोवाइड क्लैरिटी टू एम्प्लॉइज रिगार्डिंग। तो ये एम्प्लॉइज को एक क्लैरिटी भी देता है कि भैया देखिए यहां पे बिल्कुल सब कुछ ट्रांसपेरेंट है रिगार्डिंग देयर बोनस एंटाइटलमेंट, कि उनका बोनस का एंटाइटलमेंट कितना है, यानी कि कितने बोनस के लिए वो एंटाइटल होते हैं और साथ में कितना डिडक्शंस किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है, किस पर्टिकुलर सेगमेंट में वो डिडक्शन किया जा रहा है। अब दोस्तों यहां पे इंफॉर्मेशन कौन कौन सी इंक्लूड करनी है इस फॉर्म सी के अकॉर्डिंग दोस्तों हमको, तो सबसे पहले मैं आपको बता भी चुका हूं, एम्प्लॉय नेम यहां पे बहुत जरूरी हो जाता है, उस एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन जरूरी हो जाती है, नंबर ऑफ वर्किंग डेज, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोस्तों हो सकता है कि आपके जो ऑफिस रहे, मान लेते हैं कि आपके ने जो ऑफिस खोला 250 डेज के लिए खोला, लेकिन एम्प्लॉय जो आया वो केवल 200 डेज के लिए आया, तो उसको रिकॉर्ड करना जरूरी है। यहां पे लिखना जरूरी है कि नंबर ऑफ वर्किंग डेज, टोटल सैलरी और द वेजेस। अब उस एम्प्लॉय की जो सैलरी है, जो वेजेस हैं, वो टोटल कितने हैं फॉर द अकाउंटिंग ईयर, यानी कि उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर उसकी टोटल सैलरी कितनी बनी, उसकी के ऊपर, क्योंकि दोस्तों आपका जो बोनस पेमेंट है वो आपके सैलरी पर ही बेस्ड है। कैलकुलेटेड बोनस, अब उसकी सैलरी पर बेस्ड आपने बोनस कितना कैलकुलेट किया, अमाउंट पेएबल, कि उसकी सैलरी कैलकुलेट करने के बाद में जो कंपनी के एज एन ऑर्गेनाइजेशन जो आपको बोनस पेमेंट करना है उसकी कैलकुलेशन क्या कहती है, अंडर सेक्शन 10 और 11। ठीक है, तो इसी का बोनस पेमेंट का एक और सेक्शन है 10 और 11, इस एक्ट के अकॉर्डिंग आपको कितना बोनस पे करना है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी आपने कैलकुलेट किया यहां पे, ये भी रिकॉर्ड रखना है। एनी डिडक्शंस, तो दोस्तों डिडक्शंस में अभी आपको बता ही चुका हूं कि अगर कोई एडवांस पेमेंट लिया हुआ है या फिर किसी तरीके कोई टैक्स का डिडक्शन है तो वो सब मेंशन करना है यहां पे। सो एनी डिडक्शंस मेड अंडर सेक्शन 17, तो सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी डिडक्शंस है तो वो रिकॉर्ड करने हैं सेक्शन 17 एंड 18 के अकॉर्डिंग। जैसे कि क्या हो सकता है, एक और पर्टिकुलर सेगमेंट है जहां पर कि आप डिडक्शंस कर सकते हैं, जैसे कि आपका एम्प्लॉय किसी तरीके कोई मिसकंडक्ट करता है या उसके द्वारा कोई फाइनेंशियल लॉस किया जाता है, तो ये भी डिडक्शंस में यहां पर आते हैं। अब ये सारे के सारे जो नेट अमाउंट पेएबल है और उसके बाद में डिडक्शंस, इनको हटाने के बाद में जो आपका नेट बोनस पेमेंट पेड, मतलब एम्प्लॉय को कितना बोनस पे किया गया, ये चीज आ जाती है टू द एम्प्लॉय। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, अब इसकी कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट क्या क्या है। सो एम्प्लॉयर्स आर मैंडेटेड, कि एम्प्लॉयर के लिए बहुत जरूरी हो जाता है बाय लॉ, क्योंकि ये जो जरूरी है ये दोस्तों लॉ के अकॉर्डिंग है, ये एक्ट के अकॉर्डिंग है, ये सेक्शंस के अकॉर्डिंग है। जो सेक्शन 26 बोनस पेमेंट एक्ट की हम बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग है, टू मेंटेन दिस रजिस्टर, कि इस रजिस्टर को मेंटेन करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है एज पर सेक्शन 26 रूल 4C। तो सेक्शन 26 के रूल 4C के अकॉर्डिंग ये रजिस्टर मेंटेन करना अत्यंत आवश्यक है ऑफ द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, क्योंकि अगर ये रजिस्टर दोस्तों मेंटेन नहीं किया, चाहे वो आपको पता है या नहीं पता है, और वो भी फॉर्म सी के अकॉर्डिंग, तो दोस्तों रूल का वायलेशन हो रहा है। तो दोस्तों देखिए इस तरीके का एक फॉर्म सी आपके सामने आएगा, तो हम समझ लेते हैं कि इस फॉर्म सी के अंदर कौन कौन सी जरूरी जानकारी है। बोनस पेड टू एम्प्लॉइज फॉर द अकाउंटिंग ईयर एंडिंग ऑन, जैसे कि हम 23-24 की बात कर रहे थे, तो 23-24 में हम यहां पे समझ लेते हैं दोस्तों कि जैसे ये आपका एंडिंग कब होगा, ये एंडिंग होगा आपका 31 मार्च और 2024 में।
ठीक है दोस्तों, ये आप अपने बेनिफिट के लिए इस फॉर्म की एक स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए, तब तक मैं बहुत जल्दी से वापस आता हूं। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा कि अब हम ये समझते हैं कि इस फॉर्म सी के अंदर क्या क्या है आखिर। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये आपको जो एंडिंग हो रहा है, जो आपका अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर जो एंड हो रहा है, वो 31 मार्च 2024 को हम लेंगे। जैसा कि हम एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं कि ये फाइनेंशियल ईयर कब है, 23-24 के बारे में। अब यहां पे आप दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि यहां पे नेम ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट यानी कि आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा, नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन द ईयर, कि उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 23-24 के अंदर टोटल वर्किंग डेज कितने रहे। हो सकता है कि 365 में से आपका जो ऑफिस लगा हो वो 300 डेज हो या 310 डेज हो या 290 डेज हो। मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि वो 300 डेज है, तो आपने यहां पे 300 लिख दिया इसको। अब देखिए दोस्तों बहुत सारे सेक्शंस हैं जो आपके रजिस्टर के अंदर फॉर्म सी, ये फॉर्म सी है, इसी के अकॉर्डिंग आपको रजिस्टर मेंटेन करना है। सबसे पहला पॉइंट आपका इस सीरियल नंबर का हो गया। नंबर 2 पे हर एक एम्प्लॉय का अलग अलग पूरा कॉलम होना चाहिए, नेम आएगा उसका, उन जो एम्प्लॉय हैं उनका फादर नेम आ जाएगा। उसके बाद में वेदर ही हैज कंप्लीटेड 15 इयर्स ऑफ एज एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तो ये अकाउंटिंग ईयर की आपकी स्टार्टिंग कब हो रही थी दोस्तों, 1 अप्रैल 2023 को। तो जब उसका स्टार्टिंग हुआ तो क्या आपके एम्प्लॉय का कि 15 साल की एज उसकी कंप्लीट हुई या नहीं हुई। तो अगर वो 15 साल से नीचे है तो वो अलग क्लॉज है, और यहां पर आपको लिखना है कि यस, जिस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की डिटेल आप लिख रहे हैं उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन क्या है कंपनी के अंदर, वो मैनेजर है, तो यहां पे मैनेजर लिख देंगे। नंबर ऑफ डेज वर्कड इन द ईयर। अब देखिए दोस्तों जो पॉइंट नंबर 6 है यहां पे, इसमें क्या कह रहा है कि उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने कितने दिन काम किया। जैसे हमारी कंपनी तो 300 डेज के लिए लगी, 300 डेज उसका वर्किंग डेज रहा, लेकिन इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने छुट्टियां ली होंगी, तो हो सकता है कि उसने 280 डेज काम किया हो, 270 काम किया हो, या हो सकता है कि 295 डेज काम किया हो। तो जो भी कुछ है यहां पर डिटेल लिखी जाएगी उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की, उसकी सैलरी कितनी बनी, यानी कि इन पूरे के पूरे जितने डेज उसकी वर्किंग की थी तो उसकी सैलरी कितनी हुई, तो टोटल सैलरी और द वेजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, कि उस पर्टिकुलर ईयर में 23-24 में। दोस्तों ये रिकॉर्ड हर एक एम्प्लॉय का दोस्तों अलग अलग मेंटेन करना है। अमाउंट ऑफ बोनस पेएबल, अब उसकी सैलरी पर बेस्ड, जैसे 10% है, उसकी सैलरी बनी 1000 की, तो 10% यानी कि कितना बोनस बना उसका 100 रुपीज का, तो ये यहां पर लिखा है। उसके अलावा दोस्तों यहां पे पॉइंट नंबर 9, 10, 10A और 11 ये सब डिडक्शंस वाले हैं कि इनके अकॉर्डिंग आपने जो एम्प्लॉय के डिडक्शंस किए वो डिटेल है कि पूजा बोनस और अदर कस्टमरी बोनस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर बोनस आपने पहले ही पे कर दिया हो, तो उसको आप कॉलम 9 में लिख सकते हैं। इसके अलावा इंटरिम बोनस और द बोनस पेड इन एडवांस, कि कुछ और बोनस आपने पे किया हो तो आप उसको लिख सकते हैं। अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स डिडक्टेड, कि कोई इनकम टैक्स आपने डिडक्शन किया है तो उसको 10A में लिखेंगे। डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ द फाइनेंशियल लॉस इफ एनी कॉज बाय द मिसकंडक्ट ऑफ द एम्प्लॉय, कि अगर एम्प्लॉय के द्वारा कोई मिसकंडक्ट हुआ है तो उसकी वजह से कंपनी को कोई लॉस हुआ है, कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है, तो वो भी अमाउंट आपको यहां पर लिखनी है उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की। तो यहां पे टोटल सम डिडक्टेड, कि ये 9, 10, 10A और 11 के अकॉर्डिंग यहां पे लिखा हुआ है 9, 10, 10A और 11 के अकॉर्डिंग जो टोटल आपने डिडक्शंस किए हैं वो कॉलम 12 में आएंगे, और कॉलम 13 में आएगा कि नेट अमाउंट पेएबल, कि जो आपको अब पेएबल है, जैसे कि कौन सा होगा, वो होगा आपका कॉलम 8 माइनस कॉलम 12, कि 8 जो टोटल अमाउंट बोनस पेएबल था उसमें से ये सारे के सारे डिडक्शंस माइनस करने के बाद में जो अमाउंट आता है वो आप यहां पे कॉलम 13 के अंदर आप लिखेंगे। उसके बाद में अमाउंट एक्चुअली पेड। अब ऑब्वियसली बात है कि जितना नेट पेएबल अमाउंट है वही आप पे भी करेंगे, कि अगर ये 900 निकल के आया तो आप अमाउंट एक्चुअली जो पे करेंगे वो 900 ही होगा। तो या अगर 900 से कम है या ज्यादा है, कुछ और हो सकता है, लेकिन यहां पर वही आएगा। डेट ऑन विच पेड, किस डेट में आपने बोनस पे किया वो डेट यहां पे लिखी जाएगी, और उस एम्प्लॉय के सिग्नेचर यहां पर लिए जाएंगे, उस रजिस्टर के अंदर उसके सिग्नेचर लिए जाएंगे कि ये सारी डिटेल जानकारी के अकॉर्डिंग आपको इतना इस पर्टिकुलर डेट में बोनस पे किया गया आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग। ये फॉर्म सी में यही बिल्कुल फॉर्म्स डिट्टो आपको अपने रजिस्टर के अंदर मेंटेन करके रखना है। और दोस्तों इसलिए मेंटेन करके रखना है क्योंकि जब लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी इंस्पेक्शन करने के लिए आएंगे आपसे ये बोनस से रिलेटेड ये रजिस्टर जरूर से मांगेंगे, और अगर आपके पास में नहीं होगा तो यही आपका एक रूल का वायलेशन हो जाता है। दोस्तों आगे समझते हैं दोस्तों। दोस्तों
ये इस वीडियो के अंदर जितनी भी जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, ये बेस्ट ऑफ माय नॉलेज है। ये पूरी रिसर्च करने के बाद में मैं सारी की सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर डाल दी है दोस्तों। इसके अलावा भी दोस्तों ऐसा हो सकता है कि आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, क्योंकि दोस्तों अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग थोड़े बहुत रूल के अंदर कुछ कुछ चेंजेस हो सकते हैं। वैसे तो दोस्तों ऐसा ही होता है कि मोर और लेस 90% से ज्यादा आप मान लीजिए कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं पूरे इंडिया के अंदर सेम ही रहते हैं अलग अलग स्टेट के अंदर, लेकिन फिर भी किसी ना किसी पॉइंट के अंदर कुछ कुछ वेरिएशन हो सकते हैं दोस्तों। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक सजेशन है कि आप अपने लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मिलकर के, लेबर डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर से मिलकर के इन सारे के सारे रूल्स को एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कीजिएगा, क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा। जैसे कि दोस्तों मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि अगर आपकी कंपनी के अंदर 20 से ज्यादा लोगों का स्टाफ है तो दोस्तों ये रूल आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। बट ये रूल भी दोस्तों अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है कि किसी स्टेट के अंदर ये 50 से ऊपर एम्प्लॉय पर एप्लीकेबल होता हो सकता है कि किसी स्टेट के अंदर ये 100 से ज्यादा के एम्प्लॉय पर एप्लीकेबल होता हो। तो दोस्तों अपने स्टेट के लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मिलकर के सारे रूल को एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कीजिएगा। और दोस्तों इसके अलावा भी अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी रह जाती है तो दोस्तों आप निसंकोच हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपने अंत तक देखा हो और आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इसमें दी गई जानकारी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लगी हो, आपके लिए बहुत ही उपयोगी लगी हो, तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों एक और चीज है कि अगर इन सारी वीडियो को एंड तक देखने के बाद में भी आपकी किसी भी तरीके की कोई क्वेरी रह जाती है, कोई भी क्वेश्चन रह जाता है आपका, या कोई ऐसी परेशानी रह जाती है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रही है, तो दोस्तों आप हमारी एक ईमेल आईडी है, इस पर आप अपनी क्वेरी लिख सकते हैं legal@papli.com पर। हमारी एक पूरी की पूरी डेडिकेटेड टीम है, आपकी उस परेशानी को, उस क्वेश्चन को, उस क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेगी दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसके बाद में मेरी जो भी वीडियोस रिलीज होंगी आपको उसकी टाइम टू टाइम उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके की एक और अच्छी सी जानकारी के साथ में, एक और अमेजिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच दोस्तों।